बंगाल में तेज हुआ सियासी घमासान, हरियाणा में बरकरार रहेगी खट्टर सरकार, उत्तराखंड में बदला सीएम का चेहरा, भारत ने पाकिस्तान की तरफ बढ़ाया मदद का हाथ। मैं हूं पूजा शर्मा और इन्हीं कुछ बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी घमासान का मुकाबला अब और रोचक होने जा रहा है। राज्य की सबसे चर्चित सीट नंदीग्राम पर सबसे बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी इस सीट पर आमने सामने होंगे। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने हल्दिया पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किया। तो दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी भी अपने पूरे चुनावी जोर पर हैं। उन्होंने भी हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। 12 मार्च को शुभेंदु अधिकारी भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन इससे पहले वो अपने कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इस बीच एक और खबर आई है कि ममता बनर्जी के नामांकन दाखिल करने के बाद जैसे ही वो वापस लौट रही थी, उनके साथ एक हादसा हुआ जिसके कारण उनके पैर में चोट आई है। उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके बाद टीएमसी के कुछ नेताओं ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की। दरअसल टीएमसी ने ममता जी के साथ जो हादसा हुआ उसका आरोप बीजेपी पर लगाया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि ये बीजेपी की एक साजिश है। वो ममता को पीछे हटाना चाहते हैं, पर वो कितनी भी कोशिश कर ले वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी ने भी अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वो भी अपनी जीत का दावा कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि वो 50,000 वोट के साथ ममता बनर्जी को हार का स्वाद जरूर चखाएंगे। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों पर सियासी मुकाबला होगा, जिस पे 8 फेसों में चुनावी वोटिंग की जाएगी। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से जारी सियासी ड्रामा अब खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के बाद नए मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत को ये कार्यभार सौंपा गया है। दरअसल कुछ विधायकों ने ये नाराजगी जताई थी कि अगर मुख्यमंत्री के रूप में त्रिवेंद्र सिंह रावत को रखा गया तो अगले साल होने वाले चुनाव में भाजपा को नुकसान हो सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने चारधाम को बोर्ड लगाकर सरकार के अधीन कर दिया था, जिससे ब्राह्मण समाज में खासी नाराजगी देखने को मिली थी। साधु संतों का रोष व्याप्त हो गया था, जिसके कारण शायद उन्हें अपनी कुर्सी गंवाने की ये भी एक अहम वजह मानी जा रही है। उनके कुछ और फैसलों से जनता नाराज थी। उनके विकास की दर बहुत ही कम आंकी गई थी, जिसके कारण जनता उनसे खुश नहीं थी। वहीं ऐसा भी माना जा रहा है कि एक सर्वे के मुताबिक त्रिवेंद्र सिंह रावत सबसे अलोकप्रिय सीएम रहे, जिसके कारण उन्हें अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा और भाजपा हाईकमान ने उन्हें उनके पद से हटा दिया। फिलहाल मुख्यमंत्री के रूप में तीरथ सिंह रावत के सामने बहुत सी ऐसी बड़ी चुनौती है जिनका उन्हें सामना करना है और अपनी कुर्सी को बचाए रखना है। सदन के बजट सत्र के दूसरे चरण में किसान आंदोलन और महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। महंगाई के मुद्दे को लेकर विपक्ष का जो हंगामा हुआ वो इतना जोरदार रहा कि राज्यसभा में प्रश्नकाल नहीं चल सका। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चल सका, जिसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के इस व्यवहार से नाराजगी जताते हुए 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सोमवार और मंगलवार को भी विपक्ष ने नारेबाजी की थी और महंगाई के खिलाफ जमकर हंगामा किया था। उनका ये हंगामा इतना बढ़ गया कि वो चलते चलते और नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए। विपक्ष की ये मांग है कि किसान आंदोलन के मुद्दे को और पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों का मुद्दे पर चर्चा सदन में की जाए। इसका मुद्दा सदन में उठाया जाए। वहीं आपको बता दें कि सदन की टाइमिंग्स बदल दी गई हैं। सदन अब पुराने हिसाब और पुराने समय से ही चलेगी, यानी सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगी। कोरोना काल के दौरान ये टाइमिंग बदल दी गई थी, इसको कम कर दिया गया था, लेकिन अब पुराने वक्त के अनुसार ही दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होगी। पाकिस्तान में इमरान खान आखिरकार अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे। फ्लोर टेस्ट के दौरान असेंबली में इमरान खान को 178 वोट पड़े, जबकि उन्हें 170 वोटों की जरूरत थी।
असेंबली के बाहर विपक्ष का एक रौद्र रूप देखने को मिला, जिसमें विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। विपक्ष के ऊपर जूते भी फेंके गए और उनके साथ मारपीट भी की गई। इसके बाद इमरान खान के समर्थकों ने मुस्लिम लीग की नेता पर भी मारपीट की, उनको लात घूंसे मारे गए और उनके साथ भी जमकर बदतमीजी की गई। विश्वास मत हासिल करने के बाद इमरान खान ने कहा कि विकास को लेकर काम हो रहा है, चुनाव की प्रक्रिया को और अच्छा बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही चुनाव कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन का भी इंतजाम किया जा रहा है, जिससे चुनाव निष्पक्ष हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि विकास की दर को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अब विदेशों में रह रहे पाकिस्तानी भी वोट कर सकेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए वोटिंग पड़ने से जिसकी हार होगी उसको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। कोरोना के इस काल में भारत ने अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान को भारत मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। आपको बता दें, पाकिस्तान को ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन समझौते के तहत कोरोना की ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता सितंबर 2020 में हुआ था, जिसके तहत भारत पाकिस्तान को 1.6 करोड़ की डोज मुहैया कराएगा। ये डोज इसी महीने पाकिस्तान को डिलीवर कर दी जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान चीन से कोरोना की वैक्सीन को खरीद रहा है। इससे पहले भी भारत ने कोरोना की वैक्सीन 65 देशों को उपलब्ध कराई है। कुछ देशों को ये वैक्सीन बेची गई है, लेकिन कुछ देशों को इसे फ्री में उपलब्ध कराया गया है, जिसमें अब पाकिस्तान का नाम भी जुड़ गया है। हरियाणा विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। सदन में वोटिंग के दौरान 55 विधायक भाजपा जजपा के पक्ष में वोट पड़े, तो वहीं 32 विधायकों ने इनके खिलाफ वोट डाले। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद ये साफ हो गया है कि भाजपा जजपा का गठबंधन जारी रहेगा और वो सत्ता में बने रहेंगे। आपको बता दें कि बुधवार को हरियाणा विधानसभा में बजट सत्र शुरू होना था, लेकिन कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन में हुई किसान की मौतों से भाषण शुरू किया और उसके बाद सीक्रेट वोटिंग कराने की मांग की, जिसके बाद सरकार के पक्ष में 55 वोट पड़े और भाजपा जजपा का गठबंधन बना रहेगा, ये साबित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव गिरने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ये कहा कि कांग्रेस का खुद का विश्वास खोता जा रहा है, उनकी पार्टी खुद टूटती जा रही है। कभी उन्हें सेना पर अविश्वास हो जाता है, कभी उन्हें सत्ता पर अविश्वास हो जाता है, तो कभी चुनावी माहौल के बीच उन्हें ईवीएम मशीन पर भी अविश्वास हो जाता है। लेकिन मैं उनके इस अविश्वास से खुश हूं। वो हर 6 महीने में अविश्वास प्रस्ताव पेश करें, इससे मुझे और मेरी सरकार को मजबूती मिलेगी और मैं इसी तरह डटकर खड़ा रहूंगा। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को 69,000 करोड़ का बजट पेश किया। कोरोना के इस काल में टैबलेट के जरिए पढ़कर उन्होंने बजट पेश किया और बाकी विधायकों को भी पढ़ने के लिए टैबलेट्स दिए गए थे। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार के बजट में पिछली बार से वृद्धि की गई है और पिछले बजट से 4,000 करोड़ की बढ़ोतरी इस बजट में की गई है। इस बजट में वैक्सीनेशन की कैपेसिटी को 45,000 से बढ़ाकर 60,000 किया जाएगा। सरकारी स्कूलों में देशभक्ति पर अलग से पीरियड रखने का ऐलान किया गया। साथ ही देशभक्ति आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए भी अलॉट किए गए। दिल्ली के 500 इलाकों में लाइट्स के लिए 45 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। गरीबों के लिए आवास विकास योजना के जरिए 5,328 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने बताया, इसके साथ ही इस बजट में बहुत सी ऐसी चीजों को शामिल किया गया है जो दिल्ली वासियों के लिए नए नए रोजगार लेकर आएगा। इस बजट के जरिए हम दिल्ली को एक बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं। हमारी सरकार ने एक सपना देखा है कि दिल्ली वासियों को कोई भी परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद हुई स्कॉर्पियो गाड़ी की जांच से जुड़े असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजे को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट उनके पद से हटा दिया गया है। सचिन वजे वही अधिकारी हैं जो उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद हुई स्कॉर्पियो गाड़ी की मामले की जांच से जुड़े थे। उस गाड़ी के मालिक मनसुख की पत्नी और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने उन पर कुछ आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनको उनके पद से हटा दिया गया। वहीं दूसरी ओर उद्धव सरकार ने सचिन वजे का बचाव करते हुए यही कहा है कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। विपक्ष लगातार उनको ओसामा बिन लादेन साबित करने पर तुला हुआ है, जिसका जवाब देते हुए विपक्ष के नेता फडणवीस ने यही कहा है कि सचिन वजे के पास कुछ तो ऐसा है जिससे सरकार डरी हुई है। वो कुछ तो ऐसा कर सकते हैं कि जिससे सरकार हिल जाए। उस सरकार को हिलाने या हटाने का दावा जरूर पेश कर सकते हैं। 25 फरवरी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर से एक स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई थी, जिसमें से 20 विस्फोटक छड़ें बरामद की गई थी। पुलिस ने बताया कि इस गाड़ी को 24 फरवरी की रात को घर के बाहर खड़ा किया गया था, लेकिन 25 फरवरी को इस पर पुलिस की नजर पड़ी, जिसके बाद इसकी जांच लगातार जारी है। इस गाड़ी के मालिक मनसुख की हत्या का मामला भी सामने आया है। मनसुख का शरीर कीचड़ से लथपथ पुलिस को मिला, जिसके मुंह पर 5 रुमाल बंधे हुए थे। वहीं पुलिस इसको आत्महत्या करार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर मनसुख का परिवार इसको हत्या की साजिश बता रहा है। मनसुख के परिवार का कहना है कि यह हत्या की गई है, ये आत्महत्या नहीं है। जिसके बाद मनसुख की पत्नी ने सचिन वजे पर कई गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद विपक्ष ने भी सचिन वजे पर कई ऐसे आरोप लगाए, जिसके बाद उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। फिलहाल इस सप्ताह के बुलेटिन में इतना ही। अगली बार हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडोथाई न्यूज।